गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम हमारे सिलेबस के बारे में बातचीत किए थे। yesterday we had a small discussion about our syllabus for financial accounting, and we had discussed the crux of the syllabus। हमने जो सिलेबस का छोटा मोटा इस हिस्सा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे हम जो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसका हमने दर्पण स्रोत किया है। हमने देखा है वो चीज़ को कि वो क्या चीज़ बता रहा है। अभी क्या है, हम टॉपिक को चालू करते हैं। हमारा टॉपिक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, और पहला हमारा जो यूनिट है वो यूनिट में पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का बेसिक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम अभी आगे और बात करते हैं तो आपको स्लाइड दिख रहा होगा। हम सीधा स्लाइड से बात करते हैं। पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, हम बात करेंगे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। हमारा अकाउंटिंग का जो पर्पज़ है, द मेन पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ समय के गैप में, कुछ समय के गैप में, बीच में, अंतरकाल में कुछ समय के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस, अगर हमारा आय हुआ हो या तो व्यय हुआ हो, ठीक है, हमारा इनकम हुआ हो या हमारा लॉस हुआ हो, ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको जानने के लिए जो मेथड का, जो तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यहाँ सिंपली भाषा में ये बोला गया है, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ समय, टू शो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। उस दिन, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं 1/4 से 31 दिन, तो 1/4 से 31 दिन के बीच में हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खर्चा हुआ, क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, हम टोटल को एक कागज़ में बनाते हैं, लास्ट जो फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और वो बनाने के द्वारा क्या होगा, हमको कम से कम पता चला कि हम नफ़ा में हैं या नुकसान में हैं। हमारा एसेट जो है, हमारा गाड़ी है, मशीन है, हमारा फर्नीचर है, दुकान में पंखा लगा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, ये सब चीज़ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अपने अधीन में है कि नहीं है। पता चला एक पंखा है दुकान में लगा हुआ, कोई चोर चुरा के ले गया, ऐसा नहीं। तो हम पूरा पर्टिकुलर टू हैव, क्या बोला है, द मेन पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, टू शो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एंड टू हैव कंट्रोल ओवर फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म्स प्रॉपर्टी के ऊपर हमको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जनरली हम इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब क्या, चित्रांकन जो होता है ना, आर्ट, चित्रांकन, ड्राइंग इज ए टाइप ऑफ आर्ट, ठीक है। आर्ट ऑफ क्या है, रिकॉर्डिंग लिखना, क्लासीफाइंग उसको छांटना क्या है, समराइजिंग उसका सार तत्व निकालना, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, ऐसे तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के आधार पे मूल्यांकन करके, ठीक है, मूल्यांकन करके हम वो ट्रांजेक्शन को या वो इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे। एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसा इवेंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, ठीक है, जिसके लिए हम बाद में कुछ इंटरप्रेट कर पाएँ, कि रिजल्ट निकाल पाएँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे डिफाइन किया गया है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कलेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। समझेंगे तो डेफिनेशन पूरा इजी है। अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्डिंग लिखना, क्लासिफाइंग छांटना, समराइजिंग सार बनाना, सार मतलब पूरा, in a significant manner and in terms of money transaction and the event which are in part at least, क्या है एटलीस्ट, क्या फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद हम इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके आगे का डिसीजन ले सकते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, तो अभी हम बोले भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ये सब क्या है, ये अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स है। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स को जनरली 7 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन अपन क्या है मैक्सिमम अभी 6 तक पढ़ रहे हैं। 7 का जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट द 6 of the attributes of accounting is identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting। ठीक है, पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया हुआ है राम ने क्या किया, राम ने रहीम से एक नोटपैड खरीदा। भैया राम पैसा दे रहा है, ले बेटा, ले भाई मेरा दोस्त रहीम, तू यार ये पैसा ले, मेरे को ये नोटपैड दे दे। नोटपैड राम पकड़ लिया, भाई पैसा दे रहा है रहीम को। ठीक है, तो राम जब परचेज कर रहा है, मिस्टर राम इज परचेजिंग नोटपैड फ्रॉम मिस्टर रहीम। ठीक है, क्या कर रहा है, मिस्टर रहीम से वो नोटपैड परचेज कर रहा है। तो अभी आप कैसे करके ये इवेंट को, ये एक इवेंट है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके बीच में, वो ट्रांजैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला केस हो गया, अगर हम राम के हिसाब से सोचें, हम राम हैं, अगर मैं राम हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, फॉर राम इट इज़ ए परचेज ट्रांजेक्शन। राम खरीद रहा है, खरीद रहा है मतलब क्या, राम परचेज कर रहा है। तो राम के लिए क्या है, ये क्रय है, क्रय। राम कर रहा है, क्रय कर रहा है, राम इज परचेजिंग। वेरेस फॉर रहीम, केस 2 में अगर रहीम के लिए बोला जाए तो रहीम के लिए क्या है, वो सेल्स है, वो क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है। ठीक है, राम ने क्रय किया, रहीम ने विक्रय किया। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ इवेंट हैज taken place in this example, that is sales, either it is sales, either it is purchase, either it is receipt, either it is payment, कुछ भी हो, सेल्स रिटर्न हो कि परचेज का रिटर्न हो। ठीक है, हमको ये चीज़ को रहेगा आइडेंटिफाई, एक कैसा ट्रांजैक्शन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड पार्ट हो गया मेजरिंग। मेजरिंग कैसे करोगे, मेजरिंग, अच्छा नोटपैड तो राम खरीद रहा है रहीम से। ठीक है, क्या कर रहा है, राम खरीद रहा है नोटपैड रहीम से, बट अब जब एंट्री करोगे तुमको एक मॉनेटरी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू चाहिए ना, कि राम ने खरीदा नोटपैड, बस इतना ही लिखोगे। अरे कितना रुपए खरीदा, और जब राम बेचेगा उसको कितने रुपए में बेचेगा, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ना। सो मेजरिंग द मनी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, हम मनी मेजर जो अपना ट्रांजेक्शन है उसको मॉनेटरी वैल्यू में नोट करेंगे। हम ये सपोज किए मिस्टर राम परचेज नोटपैड फॉर ₹25,000। 25,000 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है ना। 25,000 रुपये करेंसी पकड़ा है हाथ में, राम रहीम को दे रहा है, इधर से नोटपैड ले रहा है। तो जो करेंसी है दैट इज द करेंसी इज द वैल्यू पार्ट। वैल्यू पार्ट फॉर व्हाट, नोटपैड। वैल्यू पार्ट फॉर व्हाट, नोटपैड। वो नोटपैड के लिए वैल्यू पार्ट है। ठीक है, इट शोज दैट द वैल्यू ऑफ नोटपैड इज ₹25,000। If it has not been valued, then the transaction would have, उसका कोई वर्थ है क्या, अगर उसका कोई पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहा, जो ये ऐसे ही करेंसी को हटा दो, अगर राम के हाथ से करेंसी हट जाता है, खाली रहीम उसको नोटपैड पकड़ा रहा है राम को, तो उसका जो कंडीशन है, उसका जो टैकलिंग वाला ये है, वो क्या काम देगा, या उसका रिकॉर्डिंग जो है, वो ट्रांजेक्शन जो है वर्थवाइल है, उसको देने के वजह से कुछ मिला क्या, नहीं मिला, खाली वो दिया है। ठीक है, so this is not a business, there is no profit intention if the amount is not been declared। okay, अब यहाँ पे अमाउंट डिक्लेयर किया, 25,000 रुपये बकाया रहीम ले रहा है नोटपैड की वजह से, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और मनी वैल्यू जुड़ गया है। थर्ड में हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग क्या होगा, इट इज़ द कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एन ऑर्डिनरी मैनर। ऑर्डिनरी मैनर मतलब एक कागज़, आप अपना दुकान में भी खोले हो, दुकान में जाके बैठे हो, राम ने भैया सामान खरीदा, तो राम अपने कागज लिख दिया, भैया मैं 25,000 रुपये का सामान खरीदा। अगर राम बेच देता है सामान को, इफ राम हैज़ सोल्ड समथिंग, देन व्हाट ही विल राइट, दैट आई हैव सोल्ड दिस आइटम विथ दैट मच ऑफ अमाउंट। ओके,
It is concerned with the recording of financial transaction in an orderly manner soon after their occurrence in the proper books of accounts. क्या होगा? Event to be written in the books or a paper which can be calculated in terms of money. टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट करके हम उसको लिख रहे हैं कागज में, ठीक है. दैट इज कैश रिसीव, स्टॉक गोज आउट इन टर्म्स ऑफ सेल. जैसे मैंने कहा कि भाई रहीम बेचा है, राम खरीदा है, तो रहीम के लिए क्या है? वो सेल्स है. तो क्या क्या सेल्स किया, कैसे किया? कैश में किया कि क्रेडिट में किया? वो कैश में किया. तो क्या करेंगे भैया? सेल्स के मतलब हमारे हाथ से नोटपैड गया और हमको कैश मिला, ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. एंड द fourth one is classifying. How will you classify what type of transaction has been taken place? अब ये राम रहीम ने जो सामान खरीदा है ना, राम ने क्या किया भाई? राम ने परचेज किया, रहीम ने सेल किया. तो ये जो नोटबुक है, नोटबुक ये क्या है? पता चला कि राम का किराने का दुकान है और नोटबुक खरीद रहा है. पता चल रहा है राम का किराने का दुकान है और वो नोटबुक खरीद रहा है. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, द नोटबुक विल एक्ट एज ए फिक्स एसेट, ठीक है. अगर उसका कंप्यूटर का ही दुकान है और वो नोटपैड खरीद रहा है, मतलब क्या हो जाता है कि वो इन्वेंट्री खरीद रहा है, वो वापस बेचेगा. बट अगर वो किराने का दुकान है और नोटबुक खरीदता है या कंप्यूटर खरीदता है, मतलब वो क्या, ये तो बिलिंग बनाएगा, है ना. ये चीज़ हमारे मन में आता है, ठीक है. तो कंडीशन दो अलग अलग चीज़ हैं. वो पर्पज़ क्या है खरीदने का, उसको हम क्लासीफाई करेंगे. इट इज़ कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस of the recorded data so as to accumulate the transaction of simpler type at one place. This function is performed by maintaining the ledger in which different accounts are open to which related transaction are posted. Related transaction are ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक तो कैपिटल नेचर का हो गया. मैंने कहा कि मान लो हम ये बेचने के लिए लाए हैं, हम कंप्यूटर खरीदे हैं, कंप्यूटर में अपना डेली अकाउंट्स रखेंगे, तो ये बेचने के लिए नहीं है. ओके, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. और मान लीजिए हमने कंप्यूटर एक रखा हुआ है, ठीक है, खरीद के. हमारा कंप्यूटर हमारे किराने का दुकान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर हम नया खरीद लेते हैं, ये पुराना कंप्यूटर को हम बेच देते हैं, ठीक है. तो हम जो पुराना कंप्यूटर को बेच दिए, हम कैपिटल को हटा दिए, हमारा फिक्स एसेट एक था उसको हटा दिए, दैट विल बी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है. और हम नया कंप्यूटर खरीद लिए, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सट्रीमली सॉरी. एंड द अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वुड बी रेवेन्यू. ट्रांजेक्शन को दो भाग में डिवाइड किया गया. फर्स्ट हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया रेवेन्यू. कैपिटल और रेवेन्यू. कैपिटल में कैपिटल रिसीट होगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. कैपिटल रिसीट क्यों होगा? हम मान लीजिए पुराना हमारा एसेट को बेच दिए, तो कैपिटल रिसीट का जो पैसा है वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है. नया कंप्यूटर खरीद लिए, वो हमारे कैपिटल है, हमको अकाउंट्स मेंटेन करना है, दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर वही रेवेन्यू का बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होगा? हम जो सेल कर रहे हैं, मान लीजिए शक्कर 1 किलो बेच दिए, दाल 2 किलो बेच दी है, वी आर सेलिंग, think of, we have sold sugar, we have sold chapati, we have sold tea. Okay, when we are selling such items, that is considered to be revenue receipt. And what would be revenue expenditure? Purchase of goods. Purchase of goods, हमने एक कलम खरीदा जिसका दाम 5 रुपया था, हमने दुकान में 10 रुपये बेच दिया, ठीक है. अगर हमारा बुक स्टोर है, वी हैव ए पेन स्टोर और वी हैव ए बुक स्टोर, देन द पेन वुड बी द इन्वेंट्री. वो हमारा स्टॉक है, उस चीज़ को हम बेचते हैं, ठीक है. तो कैपिटल रेवेन्यू में समझ में आया. कैपिटल इज द नेचर ऑफ गुड्स विच आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. मान लो 10 साल का एक पीरियड के लिए सामान को रखा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा कैपिटल. और रेवेन्यू मतलब ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में जो गुड्स हमारा सेल परचेज होते रहता है, जो सेल परचेज होते रहता है, वो हमारा हो जाता है रेवेन्यू. वो हमारा क्या हो जाता है? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं समराइजिंग के बारे में. ठीक है.